हेलो स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट काम पढ़ रहे थे रजिस्ट्रेशन के बाद में फॉर्म के, मैंने वीडियो डाला था, लेकिन अभी मैंने एक कमेंट देखा कि मैडम समझ में नहीं आया, तो हम वापस से इस क्लास को करते हैं कि फर्मों का पंजीयन न कराने का प्रभाव। यानी कि फर्म दो बातें आ रही है, पहली फर्म रजिस्टर्ड और फर्म अनरजिस्टर्ड सेकंड नंबर पर। अब बात फर्म रजिस्टर्ड होगी तो उसके लाभ हम पढ़ चुके हैं कि आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात आ रही फर्म के नॉन रजिस्ट्रेशन की, कि फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कुछ आपके अधिकार आपको नहीं मिलेंगे, या ऐसा क्या है जो आपके लैप्स हो जाएगा। आपको अधिकार क्यों मिल रहे हैं, आपको सुरक्षा किस लिए दी जा रही। जैसे मैंने पहले बताया था कि फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे हैं कि वह अनिवार्य जैसा ही बन गया है। तो फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, वो देखेंगे। तो पहला क्या आ रहा है कि कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। यदि फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वाद प्रस्तुत करने वाले, जो सूट प्रस्तुत करने वाला है, उस व्यक्ति का नाम फर्मों के रजिस्टर में यदि पार्टनर के रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो यदि वह स्वयं या उसका कोई एजेंट, प्रतिनिधि जो भी है, अनुबंध से जो उत्पन्न होने वाले जो भी अपने अधिकार है या जो भी इस अधिनियम ने प्रदत्त किए हैं पार्टनरशिप के अंतर्गत, उन अधिकारों को एनफोर्स करवाने के लिए फर्म के अन्य साझेदारों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, उसके अधिकार भी है, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे कुछ अधिकार उत्पन्न हो रहे हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने भी कुछ अधिकार दिए हैं, लेकिन उन अधिकारों को वो एनफोर्स नहीं करवा सकता। वह फर्म के किसी भी साझेदारों पर वाद प्रस्तुत नहीं करता। सिर्फ एक ही जो उपाय है वह बचता है उसके पास, वह केवल फर्म के समापन की मांग कर सकता है न्यायालय से, और कोई भी जो अधिकारों को परिवर्तित नहीं करवा सकता। तो फर्म के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने का एक बहुत बड़ा परिणाम है कि आपके अधिकार हैं और आप उनको एनफोर्स नहीं करवा सकते फर्म के अनरजिस्टर्ड होने के कारण। तो ये सबसे बड़ा इसका इफेक्ट है या दुष्परिणाम हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि ए, बी और सी क्या है, अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर है। ए को क्या कर दिया गया, अनुचित रूप से, अनफेयर मीन्स से उसको निष्कासित कर दिया गया है। तो बी और सी पर बात प्रस्तुत करके, अब क्या है, जो ए है वह बी और सी पर बात प्रस्तुत करके अपने जो निष्कासन उसका किया गया है, अनुचित रूप से उसकी क्षतिपूर्ति करवा सकता है क्या, नहीं करवा सकता है, क्योंकि फर्म क्या है, अनरजिस्टर्ड है। वह क्या कर, जैसे कि हमने पढ़ा ऊपर कि वह सिर्फ उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वह फर्म के समापन की मांग कर सकता है। तो इसमें ए भी क्या कर सकता है, बी और सी के विरुद्ध उसकी क्षतिपूर्ति जो हुई है, कंपनसेशन है, वह प्राप्त नहीं कर सकता है। वह सिर्फ क्या कर सकता है, फर्म को क्या करता है, न्यायालय से उसके समापन की प्रार्थना कर सकता है। दूसरा हम देख रहे हैं, ये जगदीश चंद्र बनाम कजारिया ट्रेड्स इंडिया लिमिटेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, उस पर आधारित है। इसके अंतर्गत भी 3 बंदे हैं, यानी कि ए, बी और सी, वही अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर हैं। उनका जो डॉक्यूमेंट है, जो संलेख है, उनमें क्या है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो पार्टी अपने अधिकार होता है तो खुद ही डिसाइड करती है कि हमारे अधिकार क्या होंगे, हमारी ड्यूटी क्या होगी, यदि कोई विवाद प्रस्तुत करना है तो हम कैसे करेंगे, क्षतिपूर्ति भाई कैसे लेंगे, लिक्विडेट डैमेज लेंगे, अनलिक्विडेट डैमेज लेंगे। तो न्यायालय सिर्फ क्या करती है कि उनको अपनी क्षतिपूर्ति दिलवाती है जो उसे उचित लगती है, लेकिन जो डिसाइड करना होता है अपना अधिकार और ड्यूटी, वह स्वयं ही करती है। तो इस बात के अंतर्गत क्या हुआ कि उन्होंने आपसी विवाद के संलेख में यह लिख लिया कि किसी भी प्रकार का आपसी विवाद होगा तो हम क्या कर देंगे, पंच निर्णय की व्यवस्था करेंगे। विवाद उत्पन्न हुआ, विवाद उत्पन्न होने पर जो ए है, ए ने क्या कर, अपना पंच नियुक्त कर देता है, लेकिन जो दूसरे जो 2 पार्टनर है बी और सी, उन्होंने क्या कर दिया, इससे इनकार कर दिया गया।
अब इनकार कर दिया गया है। सल्लेख में यह बात थी कि पंच निर्णय की व्यवस्था होनी है, तो इस बात से बाध्य करने के लिए ए, बी और सी को यह बाध्य नहीं कर सकता कि मैंने जो पंच निर्णय नियुक्त किया गया है वही अपने विवाद को सुलटारा करेगा। तो ए दूसरे साझेदार को पंच निर्णय के प्रावधानों से बाध्य करने के लिए क्या कर सकता है, कोर्ट में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर्म अनरजिस्टर्ड है। क्योंकि हम क्या करें, फॉर्म के अनरजिस्टर्ड से जो भी परस्पर कॉन्ट्रैक्ट से जो हमारे अधिकार उत्पन्न हो रहे हैं या पार्टनरशिप के अंतर्गत जो अधिकार उत्पन्न हो रहे हैं उनको आप एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। तो ये 69 का क्लोज 1 में यह बात कही गई है कि कोई भी पार्टनर अन्य पार्टनर पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। ठीक है। सेकंड, अब क्या इफेक्ट आ रहा है नॉन रजिस्ट्रेशन का। अभी तो क्या कर रहा था कि साझेदार अन्य साझेदारों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। अब बात आ रही कि फर्म भी क्या कर सकती है, किसी भी पार्टनर के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती है, क्योंकि फर्म का रजिस्टर्ड नहीं है। फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फर्म का क्या कोई भी पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। जब तक कोई चीज़ स्वयं में कुछ भी प्रकार का व्यक्ति नहीं है, पर्सन शब्द के अंतर्गत नहीं आती है, उसको एक चौगार नहीं बनाया गया है, तो वह वाद न तो उस पर दायर किया जा सकता है, न वह वाद प्रस्तुत कर सकती है। तो ये हो गया अभी 69 की क्लोज 1 में ही यह बात कही गई है। अब थर्ड आ रही है। अभी तो क्या था कि फर्म साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती, इसको क्रॉस कर लेंगे अब हम। अब के कोई भी पार्टनर भी क्या कर सकता है, फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तो एक एंटी हो गया दोनों, फर्म साझेदार के विरुद्ध नहीं और साझेदार फर्म के विरुद्ध कोई भी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अब बात आ रही है कि 69 का क्लोज 1 ही चल रहा है कि कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म है, साझेदार है, अपंजीकृत साझेदार फर्म है, तो अन्य साझेदारों पर भी वो क्या कर सकते हैं, वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। कि क्या हो गया, अनरजिस्टर्ड साझेदार भी क्या है, अनरजिस्टर्ड है, पार्टनर फर्म है, तो अन्य साझेदारों पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नाम उस साझेदारी के नाम जो रजिस्टर है उनमें नहीं लिखा गया है। कि फर्म तो रजिस्टर्ड है लेकिन फर्मों के रजिस्टर में पार्टनर का नाम नहीं लिखा गया, क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि यदि किसी कोई चेंज होता है, यदि स्थान में परिवर्तन हो रहा है, कोई जो पार्टनर है वह यदि उसमें एंट्री कर रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, तो उसकी सबकी सूचना देनी है। फर्म तो पंजीकृत है लेकिन फर्मों के रजिस्टर में यदि किसी पार्टनर का नाम नहीं लिखा गया है तो वह साझेदार पर या किसी अन्य जो रजिस्टर्ड है साझेदार पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसीलिए तो ये व्यवस्था दी गई है कि यदि कुछ भी हो तो आपको क्या करना है, यदि कोई भी सुधार करना है, उस चीज़ में कोई परिवर्तन है तो उसकी सूचना तुरंत देनी आवश्यक है। नहीं देते हैं तो यहाँ पर यह लॉस हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपने किस प्रकार के अधिकारों को खो दिया है। अब 5th नंबर पर बात आती है 69 का क्लोज 2 के अंतर्गत। अब क्या कह रहा है, अब बात आ रही है, अभी तक तो बात चल रही थी फर्म और पार्टनर के विरुद्ध, या कोई ऐसा जो नया पार्टनर बना है लेकिन उसका नाम उसमें एनरोल नहीं है। अब 69(2) क्या कह रहा है, थर्ड पार्टी की बात चल रही है। तो हमेशा विधि के अंतर्गत ये रहा है कि किसी का जो अधिकार है उसको आप समाप्त नहीं कर सकते। जो थर्ड पार्टी है जो गुड फेथ में कार्य करती है इसके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। तो 69(2) और 3 क्या कहती है, 69(2) कह रही है कि जो फर्म है, जो थर्ड पार्टी, उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती यदि फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। यानी कि फर्म का तो क्या हुआ, अधिकार है, उसको परिवर्तित करवाने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसके अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फर्म के रजिस्टर्ड न होने से यदि थर्ड पार्टी को कोई भी नुकसान हो रहा है, किसी भी प्रकार के अधिकार को परिवर्तित यदि उसे करवाना है तो वह क्या कर सकती है, फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकती है, चाहे फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। थर्ड पार्टी के जो अधिकार है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विधि का कार्य क्या है, किसी के अधिकारों को आप हनन नहीं कर सकते हैं। ये हो गए 69(2) और 3 के दो
क्लोज। अब बात आ रही है सेट ऑफ की मांग। सेट ऑफ का मीनिंग हम समझते हैं सामान्य भाषा में। सेट ऑफ का मीनिंग है कि दो पार्टनर है, एक मैं हो गई, एक कोई भी दूसरा बंदा हो गया। बी ने मेरे से मांग की है कि 10,000 रुपये का मैं क्या करना चाहता हूँ, ए से यानी कि मेरे से वसूली करना चाहता है। लेकिन 5,000 रुपये मैं भी उसे क्या करती हूँ, डिमांड कर रही हूँ। तो मैं कोर्ट में क्या कहूँगी कि भाई मैं भी 10,000 रुपये मांग रहे, मैं 5,000 के लिए एग्री हूँ, क्योंकि मैं भी 5,000 रुपये से मांग रही हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। उसकी एवज में ये 5,000 मुझको ना देकर क्या कर रख लेंगे, अपने पास वो राशि रख ले। लेकिन यदि फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो थर्ड पार्टी के विरुद्ध 100 रुपये से ज़्यादा के लिए आप घटोतरी की मांग नहीं कर सकते। यानी कि जो 5,000 का जो प्रॉफिट होने वाला था, कि अब आपको क्या करना, 5,000 रुपये की राशि चुकता करनी है, तो वह जो फॉर्मूला है यहाँ पर नहीं लागू होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 रुपये जो भी अमाउंट है उसको पूरे को ही आपको पेड करना पड़ेगा। सिर्फ जो 100 रुपये हैं उसको आप माफ़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के लिए किसी भी प्रकार की सेट ऑफ की मांग नहीं की जाती। यह बात आ गई 69 के 4 क्लोज में। तो 69(1) में हमने 4 चीज़ें पढ़ ली, जिसमें एंटी चल रहा है कि साझेदार फर्म पर और फर्म है जो किसी साझेदार पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती है, थर्ड पार्टी पे नहीं कर सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है, सेट ऑफ की मांग नहीं कर सकती है। हम ये कह सकते हैं, लेकिन ये बात आ रही कि अनरजिस्टर्ड फर्म को किसी कोई भी विवाद था, न्यायालय ने क्या कर दिया, डिक्री जारी कर दी है, तो वह इस कारण मतलब डिक्री जारी कर दी है कोर्ट ने, तो फिर इस डिक्री को वॉइड नहीं किया जा सकता कि फर्म अनरजिस्टर्ड है। तो इस जो न्यायालय की डिक्री पर क्या है, इस सेक्शन का या ये भी है, इसका प्रभाव रजिस्ट्रेशन का नहीं पड़ेगा। कल्याण साहब नाम लक्ष्मी नारायण के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया था। तो अब क्लियर हो गया मेरे ध्यान में यदि न भी आए तो वापस से आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वापस से आपको रीड या समझा दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।